आज हम एमएससी केमिस्ट्री फोर्थ सेमेस्टर में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री थर्ड यूनिट में ग्रुप थ्योरी की बात करेंगे। वास्तव में ये टॉपिक बहुत कठिन है क्योंकि ग्रुप थ्योरी के साथ साथ हमें इसे स्पेक्ट्रोस्कोपी से को रिलेटेड करना है। इसमें हम रमन एक्टिव और आईआर एक्टिव मोड के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे C2V पॉइंट ग्रुप। C2V पॉइंट ग्रुप का एक सामान्य सा उदाहरण H2O है। क्योंकि ये टॉपिक बहुत लेंदी है, थोड़ा समझने में कठिन है, इसलिए मैंने इसे पेपर पे पहले से ही ड्रॉ करके रखा है। यहाँ पे हमने C2V पॉइंट टेबल को पहले से ही ड्रॉ और जो C2V पॉइंट ग्रुप है, यदि हम चर्चा करें H2 मॉलिक्यूल के लिए, तो ये इसके कैरेक्टर टेबल कहलाएगी। H2 मॉलिक्यूल की हमने एक्सिस के बारे में यहाँ पे बताया। यदि उसके 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर या तीनों अक्ष के बारे में हम समझेंगे, ऊपर Z, X और Y एक्सिस है। C2V पॉइंट ग्रुप की ऑर्डर 4 होती है। इसमें 4 ऑपरेशन होते हैं अधिकतम, आइडेंटिटी C2 और 2 वर्टिकल सिमेट्री होती है, एक ZX एक्सिस पर और दूसरी YZ एक्सिस पर। यदि हम सिमेट्री ऑपरेशन की बात करें और मॉलिक्यूल को A और B H एटम्स को यदि हम सिंबॉलिक करें, तो इसे हम यदि एक बार 180 घुमाते हैं तो A अपनी पोजीशन B की तरफ और B अपनी पोजीशन A की तरफ शिफ्ट हो जाता है। और पुनः यदि हम इसे C2 घुमाते हैं 180 डिग्री पर, तो ये पहले के जैसे आ जाता है। जब ये पहले के जैसे आता है तो इसे हम आइडेंटिटी ऑपरेशन कहते हैं। आइडेंटिटी अनचेंज होती है और मैक्सिमम ऑपरेशन जब तक कि वो उसमें ना चला जाए आइडेंटिटी में, तो वो उसकी प्रिंसिपल रोटेशन कहलाता है। ये मैक्सिमम C2 ऑपरेशन कहलाएगा। इसके अलावा जब हम H के बीच एक काल्पनिक मिरर लाते हैं ZX एक्सिस पर, तो सिग्मा B H और H एक दूसरे के मिरर होंगे और यहाँ पे जो सिमेट्री होगी वो सिग्मा B सिमेट्री कहलाएगी। और इसी प्रकार की सिमेट्री को जब हम ऊपर से H ऑक्सीजन दोनों हाइड्रोजन के बीच रखेंगे, तो ये एक मिरर करेगी, दूसरी को एक समतल प्लेन में मतलब एक दूसरे से विभाजित कर देगी। यहाँ पे जो सेकंड लास्ट कॉलम में हमें R दिख रहा है, RZ, RY, RX, ये रोटेट कर रहे हैं। इसका अर्थ है रोटेशनल, लेकिन रोटेशनल किस तरफ है? Y एक्सिस की तरफ, यहाँ पे एक्सिस की तरफ। अब यहाँ भी सबसे पहले हमें कैलकुलेट करना है रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन। रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन कैलकुलेट करने के लिए हमें रिडक्शन फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। इसे हम कुछ स्टेप में समझेंगे। सबसे पहले स्टेप फर्स्ट में हमें क्या करना है? अनशिफ्टेड एटम को कैलकुलेट करना है। हमें उन एटम को कैलकुलेट करना है जो ऑपरेशन के बाद भी अनशिफ्टेड होते हैं, मतलब जिनमें किसी भी प्रकार का चेंज नहीं आता है। यदि हम H2 मॉलिक्यूल को लेते हैं और इसमें चूंकि 3 एटम है, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन A और हाइड्रोजन B, आइडेंटिटी चूंकि अनचेंज होती है तो अनशिफ्टेड एटम में आइडेंटिटी इक्वल्स टू 3 होगा। अब C2 की बात करें तो ऑक्सीजन को छोड़कर यदि हम यहाँ पे इसे रोटेट कराते हैं तो H और B में एक दूसरे में इंटर कन्वर्जन होते हैं, दोनों H और B एक दूसरे की पोजीशन ग्रहण कर लेते हैं, इसलिए ये शिफ्टेड है। हमें अनशिफ्टेड की बात करें तो केवल ऑक्सीजन एटम C2 पर अनशिफ्टेड है, तो केवल इसकी वैल्यू 1 होगी। इसी प्रकार हम सिग्मा भी Z एक्सिस पर देखेंगे, एक काल्पनिक रेखा खींचेंगे इन दोनों के बीच में। जब ये खींचते हैं तो H इसके मिरर बनाते हैं, मतलब ये दोनों शिफ्टेड है लेकिन ऑक्सीजन अनशिफ्टेड है, इसलिए इसकी वैल्यू भी 1 होगी। यदि हम यहाँ पे एक और काल्पनिक रेखा खींचेंगे YZ एक्सिस पर, तो क्या होता है कि ये तीनों मॉलिक्यूल, जैसे ये हाइड्रोजन है, इसका मिरर इधर बनेगा, ये इधर, मतलब एक दूसरे से चेंज नहीं हो रहे हैं, एक ही तरफ अपने मिरर बना रहे हैं, इसलिए ये शिफ्टेड नहीं होंगे, अनशिफ्टेड ही कहलाएंगे और इसकी वैल्यू भी 3 होगी। इस प्रकार हम अनशिफ्टेड मॉलिक्यूल को कैलकुलेट कर सकते हैं। सेकेंड स्टेप में एलिमेंट कंट्रीब्यूशन की बात करेंगे। एक सिमेट्री एलिमेंट में कितने डायमेंशन प्रेजेंट होते हैं या वह कितने
ऑपरेशन कितने एलिमेंट को प्रभावित करता है उसके बारे में बताया जाता है। एक्चुअल में ये जो एलिमेंट कंट्रीब्यूशन है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट होता है। इसमें आइडेंटिटी हमेशा 3 और सिग्मा वी जेड एक्सिस 1 और जो भी वर्टिकल सिमेट्री है वो 1 होती है। लेकिन इसमें जो रोटेशन होता है, चाहे वो C2 हो और या SN हो, हमेशा इसे हमें कैलकुलेट करना पड़ता है। इसके लिए फार्मूला है C2 के लिए 2 cos थीटा प्लस 1 और SN के लिए 2 cos थीटा माइनस 1। और C2 को यदि हम कैलकुलेट करेंगे H2 मॉलिक्यूल के लिए तो जो थीटा की वैल्यू है वो 180 डिग्री होती है। तो cos 180 की जो वैल्यू है वो -1 होती है। 2 इंटू -1 इक्वल्स टू -2 प्लस 1 इक्वल्स टू -1, इसलिए C2 की वैल्यू -1 ये टेबल में हम देख सकते हैं। स्टेप थर्ड में टोटल रिड्यूसिबल एटम की हम गणना करेंगे। इस स्टेप में हम अनशिफ्टेड एटम और कंट्रीब्यूशन एटम को आपस में मल्टीप्लाई कर देते, जैसे आइडेंटिटी को आइडेंटिटी से, C2 को C2 से। यहाँ पे हम देखेंगे 3 इंटू 3 इक्वल्स टू 9, 1 इंटू -1 इक्वल्स टू -1, 1 इंटू 1 इक्वल्स टू 1, 3 इंटू 1 इक्वल्स टू 3। ये टोटल रिड्यूसिबल एटम कहलाएंगे। स्टेप 4 काफ़ी महत्वपूर्ण है। इसमें हम रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन में कन्वर्ट करेंगे। जो हमारा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन जैसे A1, A2, B1 एंड B2 कहलाता है, इस के कन्वर्ट करने के लिए हमें रिडक्शन फार्मूले की आवश्यकता पड़ती है। रिडक्शन फार्मूला यहाँ पे दिया गया है, जहाँ n इक्वल्स टू 1/h समेसन x r into x into xi into x into n into x, n equals to reducible representation, h equals to order of group, summation is symbol for addition, xr character of reducible representation, xy character of irreducible representation, एन एक्स इक्वल्स टू सिमेट्री कोफिशिएंट, मतलब कितने एलिमेंट इसमें हैं। जैसे 2C3 में जो 2 वर्ड आता है वो एन एक्स कहलाएगा। एक्स पर्टिकुलर ऑपरेशन, कहीं कहीं जो है इस एक्स को काई भी, मतलब एक्स से बड़ा जो सिंबल होता है वो दर्शाया गया। आप इसे काई भी पढ़ सकते हो या एक्स भी, काई पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर है। ये थोड़ा कठिन है, हमें ध्यान से देखना है। कैलकुलेशन करने के लिए हमने रिड्यूसिबल टोटल रिड्यूसिबल को यहाँ पे रखा हुआ है और नीचे C2B पॉइंट ग्रुप, मतलब इररिड्यूसिबल जो रिप्रेजेंटेशन A1, A2, B1, B2 को रखा गया है। अब इसकी सहायता से हम इसे कैलकुलेट करेंगे। सबसे पहले हमें क्या करना है, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, इसमें हम सबसे पहले E1 पे चलेंगे। E1 में जितने ऑपरेशन है, आइडेंटिटी, C2, सिग्मा वी और वर्टिकल, जो भी जितने भी ऑपरेशन हो, उन्हें हमें इनसे कोरिलेटेड करना है। तो फार्मूले में जैसा हमने दिया है, तो n इक्वल्स टू, चूँकि हम पहला इररिड्यूसिबल की बात करेंगे तो हम E1 लेंगे इक्वल्स टू 1/4। 4 इसकी ऑर्डर है। 4 कहाँ से निकला, आइडेंटिटी, C2, सिग्मा वी, जेड एक्स, सिग्मा वी, जेड वाई, ये जो 4 ऑपरेशन देख रहे हैं ये ऑर्डर कहलाते हैं, ये 4 है। अब इसके बाद यहाँ फार्मूले की तरफ चले, समेसन जो काई आर मतलब रिड्यूसिबल ये दिया है। सबसे पहले हम आइडेंटिटी की बात करेंगे, तो यहाँ पे आई के लिए 9 है, तो हम यहाँ पे 9 लिखेंगे। फिर हम A1 के सामने आई का जो 1 है उसे देखेंगे, तो 1 इंटू 1। फिर आई के सामने यदि कुछ है तो वो संख्या लिखते हैं, क्योंकि कुछ नहीं है तो उसे हम 1 मानते हैं, तो इंटू 1। फिर प्लस करेंगे, फिर सेम यही दोहराएंगे किसके साथ, C2 के साथ। लेकिन C2 सबसे पहले रिड्यूसिबल, तो -1 दिया है, हमने भी सबसे पहले यहाँ पे -1 लिया। फिर C2 में A1 में दिया है A, और तो हम यहाँ पे 1 लेंगे। फिर इसके सामने भी कुछ नहीं है इसलिए यहाँ भी हम 1 लेंगे, फिर प्लस। अब इसी तरीके से हम सिग्मा वी जेड एक्स, चूँकि सिग्मा वी जेड एक्स इधर 1 है तो हम 1 ले लेंगे, और इधर 1 है तो यहाँ भी 1, यहाँ कुछ नहीं इसलिए हम तीनों का 1 1 ही लेंगे। फिर इसी प्रकार से हमने ये 1 1 यहाँ पे ले लिया। प्लस फिर यहाँ पे हम बात करेंगे सिग्मा वी वाई जेड, इसमें रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन 3 है और यहाँ पे 1 है,
तो 3 इंटू 1 और इसके सामने कुछ भी नहीं इसलिए 1 होगा, 3 इंटू 1 इंटू 1। अब इसको हम जोड़ देंगे 1/4, 9 माइनस 1, 1 प्लस 1 प्लस 3, 1 माइनस प्लस कैंसिल आउट, 9 प्लस 3 इक्वल्स टू 12 और इसे हम भाग दे देंगे, ये हमारा 3 आएगा। तो 3 किसके सिंबल में आ रहा है, A1, इसलिए 3A1 कहलाएगा। इस और द पार्ट ऑफ दिस इज इररिड्यूसिबल। इसी प्रकार हम A2 को कैलकुलेट करेंगे। कैलकुलेट करने के लिए 1/4, 9 इंटू 1, 9 इंटू 1 कैसे आए, जैसे ये हमारा A2 है, सबसे पहले 9 I के लिए और इसके लिए 1 इंटू 1 और इसके सामने कुछ नहीं इंटू 1। इसी प्रकार ये -1 और ये 1 और इसके सामने कुछ नहीं, -1 इंटू 1 इंटू 1 और देखिए हाँ वही है। इसके अलावा यहाँ पे 1, यहाँ पे -1 और इसके सामने कुछ नहीं इसलिए 1। इस प्रकार हम इसके सारे A2 से लगा के B1 से लगा के जो B2 है वहाँ तक हम इसे कैलकुलेट कर लेंगे। कैलकुलेट करने के बाद टोटल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन को हम काउंट कर लेंगे। इसमें देखिए 3A1 प्लस A2 प्लस 2B1 और प्लस 3B2 आएगा। अब कैलकुलेट ट्रांसलेशन मोड। अब इसमें हमें ट्रांसलेशन मोड कैलकुलेट करना है। ट्रांसलेशन मोड बहुत सिंपल है। C2B कैरेक्टर टेबल में सेकंड लास्ट जो कॉलम होता है हम उसे देखकर बता सकते हैं कि ट्रांसलेशन मोड का जो डायमेंशन है उसमें हमें x, y और z को देखना है जहाँ पर ये अकेले हों। इसमें सेकंड लास्ट कॉलम में z A1 पर अकेला है और x B1 पर अकेला है और y B2 पर अकेला है, इसलिए इसके ट्रांसलेशन मोड क्या होंगे, A1, B1 और B2। अब हमें कैलकुलेट ऑफ रोटेशनल मोड को कैलकुलेट करना है। इसमें भी हम C2B कैरेक्टर टेबल से कैलकुलेट किया जा सकता है। जहाँ पर R सिंबल होगा वही रोटेशनल मोड होगा। जहाँ पे हम आसानी से देख सकते हैं R सिंबल कहाँ दिख रहा है, A2 पर है, B1 पर है और B2 पर है। ये हमारे रोटेशनल A2, B1 और B2 मोड कहलाएंगे। अब वाइब्रेशन मोड को हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, तीसरा पॉइंट है हमारा वाइब्रेशन मोड। वाइब्रेशन मोड को ट्रांजिशन मोड और रोटेशनल मोड को जोड़कर उसमें टोटल इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन, जो रिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है उसे घटाना पड़ता है। सॉरी, इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन से हम इसे घटा देते हैं। ये हमारा इररिड्यूसिबल रिप्रेजेंटेशन है जो अभी हमने कैलकुलेट किया, और ये हमारा ट्रांसलेशन मोड है और ये हमारा वाइब्रेशन मोड है। अब इसको माइनस कर देंगे तो हमारे पास जितना भी बचेगा वो वाइब्रेशन मोड कहलाएगा, 2A1 प्लस B2। अब कैलकुलेट ऑफ IR एंड रमन एक्टिव मोड। एक्चुअल में हमें इन्हीं को ही कैलकुलेट करना था। लास्ट कॉलम रमन एक्टिव मोड बनाता है। ये जो हमारा लास्ट कॉलम है ये रमन मोड कहलाता है। इसी के द्वारा हम रमन एक्टिव मोड के, कहीं कहीं ये कॉलम खाली होता है लेकिन इसमें भरा हुआ है। चलिए हम देखते हैं। लास्ट कॉलम रमन एक्टिव मोड बताता है, जबकि IR एक्टिव मोड लास्ट कॉलम और सेकंड लास्ट कॉलम जो उसके पहले वाला कॉलम है, इन दोनों से हम इसकी गणना करते हैं। वही मोड इसमें वही मोड रमन एक्टिव होंगे जिसमें वाइब्रेशन मोड में पार्टिसिपेट करेंगे। मतलब रमन एक्टिव मोड वही होंगे जो वाइब्रेशन में पार्टिसिपेट करेंगे वाइब्रेशन मोड में, और लास्ट कॉलम ब्लैंक नहीं होना चाहिए। यदि वो वाइब्रेशन में पार्टिसिपेट की और लास्ट कॉलम यदि उसका ब्लैंक हुआ तो वो रमन एक्टिव नहीं होगा। इसमें हमारा 2A1, और यदि हम वाइब्रेशन की बात करें तो वाइब्रेशन में 2A और B2 दोनों हैं, और ये इसके लास्ट कॉलम को यदि हम देख लें तो A2 है और B1 और सभी के लास्ट कॉलम भरा हुआ है, इसलिए ये 2A1 और B2 क्या होंगे,
2A1 और B2 रमन एक्टिव होंगे। अब IR एक्टिव मोड के बारे में बात करते हैं। IR एक्टिव मोड वह होंगे जिसमें रमन एक्टिव होना चाहिए, मतलब रमन का एक्टिव होना चाहिए, और साथ ही इसमें जो सेकंड कॉलम है उसमें ट्रांसलेशन मोड होना चाहिए, मतलब X, Y और Z होना चाहिए। हाँ, इसमें यदि लास्ट कॉलम ब्लैंक हो तो भी वो IR एक्टिव होगा। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि लास्ट कॉलम में X, Y, Z कहाँ पे है। तो यहाँ पे Y, X और Z ये तीनों हमें दिख रहे हैं, और आपको देखिए यहाँ पे सभी कुछ भरा हुआ है। खैर ये ब्लैंक भी होगा तो चलेगा, लेकिन यहाँ पे हमें क्या देखना है कि रमन एक्टिव IR एक्टिव मोड वह होंगे जिनमें रमन एक्टिव होना चाहिए। तो रमन एक्टिव A1 और B2 है, तो यहाँ पे सॉरी ये नहीं होगा, A1 और B2 है, क्योंकि ये रमन एक्टिव मोड है तो यहीं पे ये ही IR एक्टिव मोड होंगे, क्योंकि यहाँ पे Z और Y है, एक जगह है और Z और Y है। जैसे ये हमारा B1 पर X है, लेकिन और Z इधर है और Y इधर है, लेकिन ये रमन एक्टिव मोड नहीं है, इसलिए ये IR एक्टिव मोड भी नहीं होगा, इसलिए ये हमारा IR एक्टिव मोड है।